प्रिय मित्रों, दर्शकों तथा मेरी पुस्तकों के पाठकों, आज मैं समाजवाद की अगली कड़ी वैज्ञानिक समाजवाद पर काम करूंगा। वैज्ञानिक समाजवाद समाजवाद की मूलभूत अवधारणा है और इसी के आधार पर समाजवाद की बाद की जो आधारभूत मान्यताएं हैं वह कार्य कर रही है या अन्य समाजवादी सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं। वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स तथा उनके मित्र एंजिल्स के द्वारा प्रतिपादित है तथा इसके प्रतिपादन में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो 1848 में प्रकाशित इन विद्वानों की पुस्तक है पर ही आधारित है। वैज्ञानिक समाजवाद को सामान्य तौर पर मार्क्सवाद कह दिया जाता है, लेकिन मार्क्सवाद केवल कार्ल मार्क्स और एंजिल्स के विचारों का समुच्चय ही नहीं है, बल्कि इसमें व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टालिन, माओ सेतुंग, अल्थुजर, हेबरभास, एरिक फ्रॉम, जॉर्ज सिमेल, एंटोनियो ग्राम्सी जैसे विचारकों के विचारों को भी शामिल किया जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद को मार्क्सवाद पूर्ण रूप में कहना उचित नहीं है, फिर भी इतना जरूर कहा जाएगा कि वैज्ञानिक समाजवाद ही मार्क्सवाद की बुनियादी सिद्धांत है। मित्रों, वैज्ञानिक समाजवाद एक विचारधारा है, न केवल एक विचारधारा है बल्कि एक आंदोलन है, जीवन पद्धति है, विश्लेषण का ढंग है। वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स और एंजिल्स के द्वारा जो कई सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, जिसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल का सिद्धांत, क्रांति और परिवर्तन का सिद्धांत, अलगाव का सिद्धांत इत्यादि का समुच्चय नाम है। वैज्ञानिक समाजवाद समाजवाद के अनुरूप समाज में बराबरी की बात करता है, समाज में सभी प्रकार के उत्पीड़न और भेदभाव और विशेषाधिकार वाली व्यवस्था को खत्म कर देना चाहता है। वैज्ञानिक समाजवाद पदार्थवाद की बात करता है। वैज्ञानिक समाजवाद समाज में जो पूंजीवादी व्यवस्था है और अमीर और गरीब के बीच में जो प्राइवेट प्रॉपर्टी की दीवार है, उस दीवार को ढा देना चाहता है और एक ऐसे खुशहाल समाज, बराबरी का समाज, शोषण मुक्त समाज, वर्ग विहीन समाज, राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहता है, जहां प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा, अपनी आवश्यकता के अनुसार उपभोग करेगा। समाज में व्यक्ति के बीच जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, लिंग या अन्य किसी भी आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव या उत्पीड़न नहीं होगा। स्पष्ट है कि वैज्ञानिक समाजवाद एक प्रगतिशील विचारधारा और सिद्धांत है जो समाज में बराबरी का समर्थन करता है हर स्तर पर और प्राथमिक रूप में आर्थिक और सामाजिक बराबरी की बात करता है। वैज्ञानिक समाजवाद चूंकि कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित है, इसलिए वैज्ञानिक समाजवाद को स्पष्ट करने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि कार्ल मार्क्स के द्वारा जो प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं उन सिद्धांतों का अवलोकन किया जाए। मित्रों, वैज्ञानिक समाजवाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रथम सिद्धांत जो है वह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद वैज्ञानिक समाजवाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हेगल से प्रभावित है। कार्ल मार्क्स ने कहा भी कि मैंने हेगल के द्वंद्ववाद को प्राप्त किया है। अंतर यह था कि हेगल का द्वंद्ववाद सर के बल पर यानी उल्टा खड़ा था, मैंने पैर के बल पर यानी सीधा खड़ा कर दिया। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अंतर्गत कार्ल मार्क्स के द्वारा यह बताया जाता है कि द्वंद्व ही इस संसार का यथार्थ है। अब तक जो भी परिवर्तन हुए हैं वह द्वंद्व के कारण हुए हैं और भविष्य में भी जो परिवर्तन होंगे वह द्वंद्व के कारण ही होंगे और यह द्वंद्व ही यथार्थ है और द्वंद्व के मूल में किसी ईश्वरीय या आध्यात्मिक सत्ता की उपस्थिति नहीं है, बल्कि द्वंद्व पदार्थ के प्रभाव में होता है। कार्ल मार्क्स
हिगल से प्रभावित होकर हिगल के समान ही द्वंद्व में पदार्थ की उपस्थिति और पदार्थ में गतिशीलता की उपस्थिति, परिवर्तनशीलता की उपस्थिति और प्रत्येक पदार्थ में विपरीत विशेषताओं की उपस्थिति बताता है और विपरीत प्रकृति के कारण ही पदार्थ में गतिशीलता और परिवर्तनशीलता होती है। कार्ल मार्क्स ने यह बताया है कि वाद, प्रतिवाद और संवाद के रूप में, जैसा कि हिगल कहते हैं, 3 चरणों में परिवर्तन होता है। कार्ल मार्क्स ने उसी प्रकार बताया कि प्रथम स्थिति वाद है, द्वितीय स्थिति प्रतिवाद है और अंतिम स्थिति संवाद है। वाद की स्थिति में वास्तविक स्थिति है और प्रतिवाद की स्थिति संघर्ष की स्थिति है और संघर्ष के बाद जो परिणाम की स्थिति है वह संवाद की स्थिति है। संवाद के बाद प्रक्रिया या विकास रुक नहीं जाता, बल्कि फिर वह वाद, प्रतिवाद और संवाद में अनवरत रूप में आगे की ओर चलता है। इतिहास पीछे की ओर नहीं मुड़ती, इतिहास चक्रीय नहीं होती, इतिहास आगे की ओर बढ़ती है। इतिहास में विकास की रेखा टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, लेकिन इतिहास अग्रगामी होती है, आगे की ओर होती है। जब दो विपरीत चीज रहेंगे तो निश्चित रूप में उसमें द्वंद्व होगा और द्वंद्व के मूल में पदार्थ होगा और पदार्थ के मूल में विपरीत प्रकृति होंगी और विपरीत प्रकृति के कारण पदार्थ में गतिशीलता और परिवर्तनशीलता होंगी। इसी प्रकार की पदार्थ मूलक बात जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा द्वंद्वात्मक या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अंतर्गत कहा गया है। मैं इस बात को स्पष्ट करने के लिए यह बता दूं कि द्वंद्व के कारण मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही है। मेरे दिमाग में, शरीर में जो द्वंद्व हो रहा है और द्वंद्व के कारण गले में द्वंद्व हो रहे हैं और द्वंद्व के कारण आवाज निकल रही है और इस द्वंद्व के पीछे मार्क्सवाद के अनुसार कोई ईश्वरीय ताकत नहीं है, बल्कि पदार्थ है, ऊर्जा है और उसके कारण यह द्वंद्व हो रही है। मेरी जो शरीर दिख रही है यह द्वंद्व के कारण है। बोन और मसल जो है वह दोनों एक दूसरे में द्वंद्व कर रहे हैं, पकड़े हुए हैं और धीरे धीरे इस द्वंद्व में परिवर्तन होगा, क्योंकि विपरीत चीज के कारण यह शरीर है और हाड़ और मांस जो है, बोन और मसल है, इसके द्वंद्व में धीरे धीरे कमी आएंगी और यह शरीर जो कड़ा दिखता है वह डे बाय डे लूज हो जाएगा। स्पष्ट है कि यह पदार्थ की विपरीत प्रकृति के कारण ऐसा होता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अंतर्गत कार्ल मार्क्स ने पूरे भौतिक या पदार्थ के यथार्थ को प्रस्तुत किया है। जो प्रत्यक्ष है, जो गोचर है, उसे ही सही माना है और जो प्रत्यक्ष नहीं है उसको सही नहीं माना है। स्पष्ट है पदार्थ प्रत्यक्ष है इसलिए सही है, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा जैसी बातें अप्रत्यक्ष है इसलिए यह सही नहीं है। यह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मौलिक बातें हैं जो कार्ल मार्क्स ने रखी है। वैज्ञानिक समाजवाद की जो दूसरा सिद्धांत है वह ऐतिहासिक भौतिकवाद है। ऐतिहासिक भौतिकवाद को आर्थिक नियतिवाद भी या इतिहास की आर्थिक व्याख्या भी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने यह बताया है कि इतिहास जो आदिम समय का रहा है वह साम्यवादी रहा है, अच्छा रहा है। आदिम समाज में किसी प्रकार का लोगों के बीच विभेद नहीं था, इसलिए वह समाज असभ्य था लेकिन शांति प्रिय था और किसी प्रकार की लोगों में ऊंच नीच या शोषण वाली प्रवृत्ति नहीं थी। वह शुरुआती साम्यवाद था। लेकिन बाद के दिनों में समाज में एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने शक्ति को नदी, तालाब इत्यादि, पेड़ बगीचे इत्यादि थे उसको ही एक्वायर किया और कहा कि यह बगीचा मेरा है और दूसरे व्यक्ति इसको दास रखकर काम कराना शुरू किया। इतिहास का आदिम साम्यवाद जो सब होने के बाद भी समता मूलक था वह परिवर्तित हो गया और इतिहास या राज्य का द्वितीय चरण जो दास युग प्रारंभ हो गया।
दास युग के बाद भी जब खेती पर आधारित कुव्यवस्था, शोषणकारी व्यवस्था, अमानवीय व्यवस्था सामने आई तो कार्ल मार्क्स ने उस इतिहास को तीसरा चरण या सामंती युग कहा। कार्ल मार्क्स ने कहा कि सामंती युग शोषणकारी युग था, जहां दास की और ज्यादा बदतर स्थिति हो गई। खेती पर आधारित शोषणकारी व्यवस्था स्थापित हो गई, जहां जमीन का मालिक बिना मेहनत किए हुए दूसरे के मेहनत का प्रतिफल अपने पास रखने लगा। और यह इतिहास का तीसरा चरण था जो सामंतवाद या सामंती युग के नाम से जाना जाता है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि ऐतिहासिक भौतिकवाद में सामंती युग के बाद जब पूंजी का, मुद्रा का इत्यादि का प्रचलन हुआ तो पूंजीवादी समाज आ गया। इतिहास का चौथा चरण पूंजीवादी समाज और भी विभत्स और घिनौना रूप में आया, जो कि पूर्णतः शोषण पर आधारित था, जिसने हर चीज को पैसे के आधार पर, संपत्ति के आधार पर आंकना शुरू किया। जो समाज में जो सशक्त पूंजीवान थे, संपत्तिवान थे, जो पूंजीपति थे, उनका वर्चस्व स्थापित हो गया। कल कारखाने इत्यादि के माध्यम से और भी गरीब लोगों का शोषण प्रारंभ हुआ। यह इतिहास का चौथा चरण था जो कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद में चौथे चरण की चर्चा की। कार्ल मार्क्स ने यह बताया कि चौथा चरण जो कि पूंजीवादी है, सबसे घिनौना इतिहास का चरण है और उसी चरण के विरुद्ध बगावत होनी स्वाभाविक थी। जो चौथा चरण अपने स्वरूप को बनाए रखने के लिए समाजवाद के रूप में अपने आप को रखेगा। कार्ल मार्क्स ने कहा कि समाजवाद के अंतर्गत राज्य की उपस्थिति रहेंगी और गरीबों का भी कल्याण किया जाएगा। यह इतिहास का पांचवा चरण होगा समाजवाद। लेकिन समाजवाद में धीरे धीरे राज्य की विलुप्तता हो जाएंगी। समता मूलक समाज होगा, वर्ग विहीन समाज होगा, जाति विहीन समाज होगा और वह समाज जो होगा उसे साम्यवाद कहा जाएगा। कार्ल मार्क्स ने अपने दूसरे सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद, जिसे इतिहास की आर्थिक व्याख्या के नाम से जानते हैं, के अंतर्गत 4 युग 4 चरण की बात किया। आदिम साम्यवाद, दास युग, सामंती युग और पूंजीवादी युग, और कहा कि पूंजीवादी युग के बाद समाजवाद आएगा, जहां पूंजीवाद की भी आंशिक उपस्थिति रहेंगी और समाज में गरीबों का भी कल्याण होगा। लेकिन वह समाजवाद अल्पकालीन होगा, संक्रमणकालीन होगा और उसके बाद साम्यवाद का आगमन होगा। साम्यवाद कार्ल मार्क्स की ऐतिहासिक भौतिकवाद के अंतर्गत एक हाइपोथेसिस है, जिसके अंतर्गत कार्ल मार्क्स ने कहा कि साम्यवाद वर्ग विहीन, जाति विहीन, राज्य विहीन, शोषण विहीन, समता मूलक समाज की परिकल्पना होगी, जिस समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्यों का संपादन करेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तु या सेवा का उपभोग करेगा। इस प्रकार की व्यवस्था ऐतिहासिक भौतिकवाद के अंतर्गत कार्ल मार्क्स ने दिया। वैज्ञानिक समाजवाद का जो तीसरा सिद्धांत है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, आधारभूत सिद्धांत है, वह वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। कहना नहीं होगा कि वर्ग संघर्ष के अंतर्गत द्वंदात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद की फूट या उपस्थिति भी दिखाई देती है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि विश्व इतिहास, अब तक का इतिहास, समाज का इतिहास, यह वर्ग संघर्ष का इतिहास है। समाज में हमेशा 2 वर्ग रहा है, यह पूंजीपति वर्ग और दूसरा जो है वह गरीब। जो पूंजीपति हैं उनको कार्ल मार्क्स बुर्जुआ कहता है और गरीब लोगों को सरभारा कहता है। यह बुर्जुआ और सरभारा 2 ही वर्ग हैं। एक तीसरा वर्ग मध्यम वर्ग जरूर होगा, लेकिन मध्यम वर्ग भी बुर्जुआ वर्ग के हित में काम करेगा और कार्ल मार्क्स का ऐसा मानना है कि भविष्य में यह मध्यम वर्ग खत्म हो जाएगा और 2 ही वर्गों में संघर्ष होंगी, बुर्जुआ और सर्वहारा।
संघर्ष में शुरुआती दिनों में निश्चित रूप में सर्वहारा वर्ग को अधिक क्षति उठानी पड़ेगी और बुर्जुआ वर्ग का प्रभुत्व होगा, लेकिन भविष्य में स्थिति ऐसी होगी कि सर्वहारा की विजय होगी और बुर्जुआ वर्ग जो है परास्त होगा, बुर्जुआ वर्ग का नाश होगा और तब समाज बेहतर व्यवस्था की ओर अग्रसर होगा। यही वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है जो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। तीसरा सिद्धांत हुआ। चौथा, वैज्ञानिक समाजवाद का चौथा सिद्धांत जो है वह अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि किसी भी वस्तु की कीमत उसमें लगने वाले परिश्रम पर आधारित होनी चाहिए और जो डिमांड और सप्लाई का जो फॉर्मूला है उस पर होनी चाहिए। यदि आवश्यकता पर मांग निर्भर करती है, यदि अतिरिक्त कार्य मजदूरों को करना होता है तो उनका वास्तविक मेहनताना मजदूरों को ही मिलनी चाहिए, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में ऐसा नहीं होता। मजदूरों को काम के बदले अल्प भुगतान किया जाता है। अतिरिक्त मेहनत का प्रतिफल अमीर अपने पास रख लेते हैं। जो अतिरिक्त कार्य कराए जाते हैं, ओवर टाइम जो मजदूरों से काम कराए जाते हैं, उसका मेहनताना वास्तव में गरीबों और मेहनतकश मजदूरों को नहीं मिलता और अतिरिक्त मूल्य जो है वह चला जाता है पूंजीपतियों के पास। इसलिए पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य के आधार पर दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ते जाते हैं और गरीब सर्वहारा और मजदूर अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए, दो वक्त की रोटी के लिए रातों दिन काम करता रहता है। इस प्रकार की जो शोषणकारी व्यवस्था है अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के कारण दृष्टिगोचर होती है। कार्ल मार्क्स यह कहना चाहा है कि किसी वस्तु की कीमत उसमें लगे हुए मेहनत के अनुसार निर्धारित होनी चाहिए। जो अतिरिक्त मूल्य हो वह गरीबों में वितरित कर देनी चाहिए, सर्वहारा मजदूरों में वितरित कर देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन्हीं सब बातों को पूंजीवादी शोषण प्रणाली को कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के अंतर्गत रखा है, जिसमें डिमांड एंड सप्लाई और किसी वस्तु की कीमत जैसे मुद्दों को केंद्र में रखकर अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक समाजवाद के अंतर्गत क्रांति और परिवर्तन तथा राज्य विषयक सिद्धांत महत्वपूर्ण है। कार्ल मार्क्स का ऐसा मानना है कि इतिहास स्वयं विपरीत विशेषता और विपरीत तत्व के कारण परिवर्तित होता है। आज का इतिहास भविष्य में परिवर्तित होगा। द्वंदात्मक भौतिकवाद में भी इसी बात की ओर इशारा किया। ऐतिहासिक भौतिकवाद में भी कार्ल मार्क्स ने इशारा किया। कार्ल मार्क्स ने कहा कि परिवर्तन एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार होती रहती है। व्यापक परिवर्तन एकाएक दिखती है, वह क्रांतिकारी रूप में दिखती है और राज्य जो है वह बुर्जुआई व्यवस्था, वर्ग संघर्ष और वर्गीय हित में आया है। राज्य शोषणकारी व्यवस्था है और राज्य को भविष्य में खत्म हो जाना है। स्पष्ट है कि कार्ल मार्क्स ने राज्य की विलुप्तता, राज्य की समाप्ति, वेदरिंग अवे ऑफ द स्टेट की बात की है। कार्ल मार्क्स का ऐसा मानना ही कि राज्य भी बुराइयों का जड़ है और जब तक राज्य की उपस्थिति रहेंगी तब तक समाज में शोषण रहेगा और राज्य हमेशा बुर्जुआ वर्ग के हित में काम करेगा, क्योंकि राज्य का आगमन ही बुर्जुआई हित में, पूंजीवादी हित में आया है। इसलिए राज्य की गतिविधियां अगर लोकतांत्रिक दृष्टिगोचर भी होती है तो वह सैद्धांतिक होती है। व्यवहारिक रूप में राज्य जो है वह अमीरों का एक यंत्र है, माध्यम है और अमीरों के लिए ही काम करता है। इस प्रकार की बात उन्होंने राज्य और क्रांति और परिवर्तन के संबंध में कही है। कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक समाजवाद का एक सिद्धांत अलगाव का सिद्धांत है। कार्ल मार्क्स कहता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में अलगाव जो है वह निश्चित है। यह अलगाव
व्यक्ति के शरीर से उसका मन का अलग हो जाना, व्यक्ति से अलग हो जाना, व्यक्ति का परिवार और समाज से अलग हो जाना है। कार्ल मार्क्स का ऐसा मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में अलगाव से अमीर और गरीब सभी पीड़ित होते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत गरीब न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए, सुखी रोटी के लिए रात दिन खून पसीना एक करता है, काम करता है। अपने शरीर के बारे में वह नहीं सोचता, अपने स्वास्थ्य के बारे में वह नहीं सोचता। यह जो स्थिति है, यह व्यक्ति की जो खुद अपने शरीर से अलग होकर एक मशीन बनकर कार्यों का निष्पादन पूंजीवादी हित में, बुर्जुआई हित में करता है, यह अलगाव की स्थिति है। यह अलगाव की स्थिति न केवल गरीब और सर्वहारा लोगों में है, बल्कि अमीरों में भी अलगाव की स्थिति है। अमीर में भी संपत्ति का संग्रह करता है, वह संपत्ति को अधिकाधिक संग्रह करता है। उसकी यह संपत्ति का संबंध आवश्यकता से नहीं रहती, वह दिन दूना रात चौगुना संपत्ति की वृद्धि करना, चाकरी करना चाहता है। वह भी संपत्ति संग्रह में, अधिकाधिक संपत्ति संग्रह में अपने स्वास्थ्य या अन्य मूल्यों की चिंता नहीं करता। यह अमीर भी अलगाव से पीड़ित है। कार्ल मार्क्स ने अलगाव बताया और पूंजीवादी समाज की विशेषता है अलगाव एक प्रवृत्ति है जो व्यक्ति अमीर और गरीब, सर्वहारा और बुर्जुआ दोनों में दिखती है। यह अलगाव एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां व्यक्ति का मन उसके शरीर के साथ नहीं होता, व्यक्ति के साथ नहीं होता, व्यक्ति परिवार और समाज के साथ नहीं होता। मशीन बनकर एक न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और दूसरा अधिकाधिक संपत्ति संग्रह के लिए रातों दिन जो काम करता है, यह स्थिति अलगाव की स्थिति है। और कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक समाजवाद में अलगाव का सिद्धांत भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मित्रों, मैंने आपको बताया कि कार्ल मार्क्स अपने मित्र एंजल्स के साथ मिलकर जो वैज्ञानिक समाजवाद देते हैं, जो कि मार्क्सवाद का बुनियादी सिद्धांत है, वह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, क्रांति और परिवर्तन का राज्य का सिद्धांत तथा अलगाव के सिद्धांतों का समुच्च रूप है। वैज्ञानिक समाजवाद समाज में सभी प्रकार के शोषण उत्पीड़न को खत्म कर समता मूलक समाज को स्थापित करने से संबंधित है। वैज्ञानिक समाजवाद एक प्रगतिशील विचारधारा, व्यवस्था, जीवन सोच, दर्शन, संस्कृति तथा विश्लेषण का ढंग है। वैज्ञानिक समाजवाद हक हकूक की लड़ाई है। वैज्ञानिक समाजवाद एक आंदोलन है। यह आंदोलन है शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ, यह आंदोलन है अप्रगतिशील व्यवस्था के खिलाफ, यह आंदोलन है सभी प्रकार के शोषण, उत्पीड़न, दबाव के खिलाफ। वैज्ञानिक समाजवाद आंदोलन है सर्वहारा वर्ग के हित के लिए। वैज्ञानिक समाजवाद एक आंदोलन है बेहतर व्यवस्था बनाए रखने के लिए। वैज्ञानिक समाजवाद एक आंदोलन है साम्यवाद को प्राप्त करने के लिए। यह साम्यवाद जो है वह वर्ग विहीन, राज्य विहीन, शोषण विहीन, समता मूलक समाज की स्थापना से संबंधित है। यह साम्यवाद एक ऐसे समाज को प्राप्त करने से संबंधित है जहां प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्यों का संपादन करेगा तथा आवश्यकता के अनुसार उसका उपभोग करेगा। यह वैज्ञानिक समाजवाद जो मार्क्सवाद का बुनियाद है, शास्त्रीय मार्क्सवाद है, परंपरागत मार्क्सवाद है, जो कि समता मूलक समाज के द्वारा सभी प्रकार की शोषणकारी व्यवस्था और निजी संपत्ति के अस्तित्व को खत्म कर देना चाहता है। यह वैज्ञानिक समाजवाद परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद इत्यादि मूल्यों, मान्यताओं, प्रवृत्तियों, अनुदारवादी प्रवृत्तियों
के खिलाफ जो है एक आंदोलन है। वैज्ञानिक समाजवाद इस मान्यता को प्रतिस्थापित करने से संबंधित है कि इस समाज में किसी प्रकार के उत्पीड़न नहीं होने चाहिए। यह व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि जो कपड़े बनाते हो वह नंगे बदन रहे, जो मकान बनाते हो वह खुले आसमान के नीचे रहें, और जो सुबह शाम मेहनत करके उत्पादन करते हैं वह सूखी रोटी खाएं। यह समाज लोगों के बेहतर व्यवस्था, सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित है। यह विचारधारा प्रगतिशील है, न्यायी है। फिर भी वैज्ञानिक समाजवाद की अनेक आधार पर आलोचनाएं की जाती है। सबसे पहली आलोचना यह की जाती है कि यह कहता है कि अब तक के परिवर्तन के पीछे केवल पदार्थ की भूमिका है और गैर पदार्थ की भूमिका को परिवर्तन में स्वीकार नहीं करता। जबकि हम इतिहास का अवलोकन करेंगे और खास करके ब्रिटिश इतिहास के अंतर्गत यदि ग्लोरियस रेवोल्यूशन या रक्तहीन क्रांति की बात करते हैं तो वह बिना संघर्ष ही व्यापक परिवर्तन की ओर इशारा करता है। स्पष्ट है कि तमाम परिवर्तन के पीछे पदार्थ की ही भूमिका है, ऐसी नहीं कही जा सकती। वैज्ञानिक समाजवाद इतिहास की गति को आगे की ओर मानता है, जबकि अनेक ऐसे राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, मैं यहाँ अरस्तु और मैकियावेली की बात करता हूं, जो चक्रीय इतिहास का सिद्धांत देता है। उस परिप्रेक्ष्य में भी यह आलोचनीय हो जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद तीन ही चरणों में वाद, प्रतिवाद और संवाद की बात करता है। ऐसा भी नहीं है, अनेक चरण हो सकते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद के अंतर्गत इतिहास को, जो कि आदिम साम्यवाद की बात की गई है, और कार्ल मार्क्स ने कहा है कि शुरुआती समाज जो होगा आदिम और खुशहाल होगा और सब होकर भी समतामूलक होगा। यदि हम यथार्थवादी और आधुनिक वैज्ञानिक टॉमस हॉब्स की बात माने तो वह तो प्राकृतिक अवस्था को अराजक मानता है। उस संदर्भ में भी वैज्ञानिक समाजवाद आलोचनीय है।